स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 और हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैम। अब हम बढ़ते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू क्या है? हमारा कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग करता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये हमारे क्या है, कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है जो हमारे तमाम इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको प्रोसेस कर रहा होता है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जो हमारी डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और प्रोसेसिंग का काम करता है, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। A computer cannot work without CPU। और कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा जो कंप्यूटर है वो CPU के बिना काम नहीं कर सकता। हर कंप्यूटर का अपना एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो उसको हमारी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और उसको डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, CPU इज़ लोकेटेड ऑन दी मदरबोर्ड। ये क्या होता है? मदरबोर्ड पे होता है, जिसमें छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो हमारे पास डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ अ वर्क ऑफ अ कंप्यूटर। जो हमारे डिफरेंट किस्म के वर्क को, टास्क को परफॉर्म करता है। सीपीयू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो यूज़र इसमें इंस्ट्रक्शन को एंटर करेगा, हमारा सीपीयू उसके मुताबिक अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एट अनदर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड टू डू। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे जो इंस्ट्रक्शन होता है उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको प्रोसेस करता है। दूसरे जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को, उनको बताता है कि नेक्स्ट कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ अ कैलकुलेशन एंड हमारा जो कंप्यूटर में वर्क होता है वो डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन पे कंसिस्ट करता है। जिसमें जिसमें सीपीयू के 2 मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास पहला कंपोनेंट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और सेकेंड हमारे पास कंट्रोल यूनिट। ये डिफरेंट किस्म की यूनिट्स है जो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट पहले हम पढ़ते हैं एआरयू क्या होता है। एआरयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कौन से होते हैं। अरिथमेटिक यूनिट कौन से हैं? वो होते हैं जो हमारी डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रही है, जिसमें हमारी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन होते हैं, ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। और लॉजिक यूनिट कौन से होते हैं? जो हमारी कंपैरिजन के ऑपरेशन परफॉर्म हो, यानी कि हमारे अगर हमने दो डेटा आइटम को आपस में कंपेयर करना हो, तो यानी कि हमें कौन सा डेटा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है ना, ये हमारे सारे ऑपरेशन लॉजिक यूनिट में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। क्या कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं? हमारे पास कंप्यूटर में सुपरवाइजर की तरह काम करता है, जो हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है, उनको कोऑर्डिनेट्स कर रहा होता है। और दूसरी जब डिवाइसेस होती हैं, जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको बताता है कि हमने इसने कौन सा आगे से टास्क परफॉर्म करना है, और अगर उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन आए तो उसने इसको किस तरह से हैंडल करना है। ये हमारा सारा काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैम क्या होता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में रैम और रोम होती हैं, जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा को डिफरेंट तरीके से स्टोर कर रही होती हैं। रैम क्या है? हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मीन दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड। इसमें क्या होता है? हर जो बाइट होती है वो डायरेक्टली असेस करती है। रैम क्या करती है? हमारे कंप्यूटर में डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है, यानी हमारे कंप्यूटर में जो डाटा को हम एंटर करने से पहले वो कहाँ जाता है? उससे पहले रैम में जाता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए हमें सीपीयू में लाया जाता है। ठीक है, हमारे रैम जो डाटा को स्टोर करती है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है। रैम क्या है? हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है। इट मीन्स दैट इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन दी पावर इज टर्न ऑफ। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? जब हमारी कंप्यूटर अचानक से टर्न ऑफ हो जाए या फिर हमारी लाइट का मसला बन जाए तो हमारा जो डाटा होता है वो भी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रैम हमारे पास क्या है? ये वोल्टेज पर चलने वाली मेमोरी है, जो हमारे पास टेम्परेरी डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है। यानी कि हमारी सिस्टम अचानक से ऑफ हो जाए या फिर लाइट चली जाए तो हमारा जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो भी लॉस्ट हो जाता है, वो सेव नहीं होता, इसलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम क्या है? इसको रैम इज़ अ रीड राइट मेमोरी। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। रैम क्या होती है? इसको हम रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसको हम मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे डाटा को जो टेम्परेरी तौर पर सिस्टम में स्टोर कर रही होती है। CPU can read data from RAM and write data to RAM. It is used to store data instruction while it is being executed. ठीक है, CPU क्या करता है? रैम डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, क्योंकि रैम जो हमारे पास है वो रीड राइट मेमोरी होती है। और हमारी सारी इंस्ट्रक्शन होती है एग्जीक्यूशन से पहले, एग्जीक्यूशन के बाद वो सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होती है? वो सारी इंस्ट्रक्शन रैम में ही स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, हमारे पास टाइप्स कौन सी है? हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रैम है, जिसमें हमारे पास है
डी रैम है एंड एस रैम है। डी रैम स्टैंड फॉर अ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ अ मेमोरी डेट इज यूज इन मोस्ट कंप्यूटर। ये मोस्टली कंप्यूटर में हम इस डी रैम को यूज़ करते हैं। हमारे पास रैम की एक टाइप है, ये हमारे पास इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ अ रैम। ये हमारे पास एक्सपेंसिव काइंड ऑफ अ रैम है, ठीक है। रैम क्या है, रैम रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एक बात यह है कि हाँ, हमें इसको टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है इसी इलेक्ट्रिक स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इसको हमें इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करना है, इसकी जो इलेक्ट्रिक स्टेट है वो मेंटेन है, इसको टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है। अगर उसको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता रहेगा तो जो उसका डाटा होगा वो लॉस नहीं होगा, वो उसमें डाटा इसमें रहेगा, ठीक है। रैम DRAM requires an electric current to maintain in electric state. The electric charge of a DRAM decreases with time that may result in loss of data, ठीक है। DRAM का एक क्या है कि हमें इसकी इलेक्ट्रिक स्टेट को मेंटेन रखने के लिए इसको हमें टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर इसको इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिलेगा तो जो उसमें डाटा होगा उसके लॉस होने का खतरा होगा। अगर उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसको कम मिलेगा तो जो उसको डाटा होगा वो भी उसके लॉस होने का खतरा होगा। तो हमें इसको टाइम टू टाइम इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है, इसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, ताकि इसमें जो डाटा है वो लॉस ना हो, ठीक है। DRAM इज़ रिफ्रेश और रिचार्ज अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा। इसको हमें टाइम टू टाइम रिफ्रेश भी करना पड़ता है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है कि इसमें जो डाटा है वो मेंटेन रहे, वो लॉस ना हो। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ DRAM व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश। इसका एक नुकसान है कि जब ये रिफ्रेश हो रही होती है, जब ये रिचार्ज हो रही होती है, तो जो प्रोसेसर होता है, जो हमारा CPU होता है, वो रैम तक एक्सेस नहीं करता, उसको वेट करना पड़ता है। जब हमारी ये फ्रेश हो जाती है, जब ये रिचार्ज हो जाती है मुकम्मल तौर पर, तब वो हमारा CPU उस तक एक्सेस करता है और जो उसे डाटा चाहिए होता है वो वहाँ से लेता है। इसलिए हमारे पास जो DRAM होती है इसका हमारे पास सबसे स्लो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड टाइप है रैम की, वो हमारे पास एस रैम है। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। द मेमोरी सेल और मेड फ्रॉम डिजिटल गेट्स। में जो मेमोरी सेल बने होते हैं वो डिजिटल गेट्स से बने होते हैं। ईच सेल कैन स्टोर डेटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्ज। इसमें क्या होता है कि हमें इसको DRAM की तरह टाइम टू टाइम ना इसको रिफ्रेश करना पड़ता, ना ही हमें इसको रिचार्ज करना पड़ता, ना ही हमें इसको फौरी तौर पर करंट चाहिए होता है इसको रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो SRAM होती है एज़ कम्पेयर टू DRAM, ये हमारे पास फास्ट होती है। CPU डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम SRAM ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि CPU को वेट करना पड़ता है इसके फ्रेश होने का, इसके रिचार्ज होने का, इसलिए जो हमारे पास इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो एज़ कम्पेयर टू DRAM हमारे पास ये फास्ट होती है। डेट इज़ वाई इट इज़ फास्टर दैन DRAM। इट यूटिलाइज लेस पावर। इसमें जो उसकी पावर की यूटिलाइजेशन होती है वो भी एज़ कम्पेयर टू DRAM लेस होती है, इसलिए हमारे पास जो SRAM होती है मोर एक्सपेंसिव रैम होती है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है CPU के बारे में। जो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो हमारे पास कंप्यूटर ब्रेन नाम का कंप्यूटर होता है, हमारे जो कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग हो रही है, सारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है और कंट्रोल यूनिट आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रैम के बारे में, जो हमारे पास क्या है टेम्परेरी मेमोरी, जो डेटा को टेम्परेरी तौर पर सिस्टम में स्टोर करती है। इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास DRAM है और SRAM है, ठीक है। DRAM क्या करती है, इसको हमें टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है इसकी इलेक्ट्रिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए। और SRAM क्या होती है, इसको हमें टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक करंट नहीं देना पड़ता इसकी इलेक्ट्रिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए। इसमें क्या, इसकी वजह से जो हमारे पास SRAM होती है एज़ कम्पेयर टू DRAM हमारे पास फास्ट होती है, क्योंकि इसमें CPU को इसकी वेट नहीं करना पड़ता इसकी फ्लैश होने का या इसके रिचार्ज होने का, इसलिए हमारे पास जो SRAM होती है वो एज़ कम्पेयर टू DRAM हमारे पास फास्ट होती है, ठीक है। आज हमने यही टॉपिक क्लियर करने थे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।